एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले JSS CGL में प्रैक्टिस सेट पेपर। ये आपका प्रैक्टिस सेट पेपर का 5वां पार्ट है। इससे पहले हम लोग टोटल 4 प्रैक्टिस सेट पेपर को सॉल्व कर चुके हैं। इसमें जो आपका क्वेश्चन बताया जा रहा है वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे न्यू क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप अभी तक बिल्कुल भी स्टडी नहीं किए होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एक लाइन से सारे क्वेश्चन को जरूर से स्टडी कीजिएगा। तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं झारखंड सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो है आपका कि झारखंड के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन है, बताइए तो कौन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं ना झारखंड के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त की, तो वो है आपके देवेंद्र कुमार तिवारी। देवेंद्र मिंज नहीं है ना, देवेंद्र कुमार तिवारी है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग हाल ही में देखते हैं कि इनसे पहले जो था इस पोस्ट पे कौन कार्यरत थे, तो जी हाँ, इनसे पहले जो थे वो आपके NN पांडे जो है इस कार्य को कर रहे थे, ठीक है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि भारत का सर्वप्रथम राज्य जिसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लागू किया कौन सा है, बताइए तो जी हाँ, वो राज्य हमारा झारखंड राज्य है जिसने भारत का सर्वप्रथम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लागू किया। चलिए इसको हम लोग विस्तार से समझते हैं। जैसे अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो बेसिकली ये आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ क्यों किया गया, तो बेसिकली इसका प्रयोग जो है वो आपका बीज वितरण को ट्रैक करने के लिए, और इसका उद्देश्य जो है वो बेसिक सा उद्देश्य इसका ये है कि चोरी को कम करने और बीज विनिमय योजना सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों को प्राप्त होने वाले नकली बीजों से बचाने का है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि इस टेक्नोलॉजी का मुख्य कार्य क्या क्या है और बेसिकली ये कहाँ पे सबसे पहले लागू किया गया, तो हमारे झारखंड राज्य में सबसे पहले लागू किया गया ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि किशोरियों और महिलाओं से संबंधित चुप्पी तोड़ो अभियान का संबंध किस मुद्दे से है, तो जी हाँ, चुप्पी तोड़ो आंदोलन का संबंध जो है वो आपका माहवारी से है। किससे है? माहवारी से। चलिए डिटेल से समझते हैं। जैसे अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो झारखंड के कोल्हान इलाके में पैडमैन के नाम से मशहूर तरुण कुमार चुप्पी तोड़ो अभियान क्राउड फंडिंग मॉडल पर चल रहे हैं, ये आपको याद रखना है। बेसिकली इसमें क्या है, ये अभियान जो है आपका 75 से 80 हजार किशोरियों और महिलाओं को माहवारी के मुद्दे पर झिझक तोड़ने की शपथ जो है वो दिलाई गई है, ठीक है। इसीलिए बेसिकली इसे चुप्पी तोड़ो आंदोलन भी कहा गया है। ये होता क्या है कि ये गांव में महिलाओं और स्कूली बच्चों के बीच जाते हैं, उन्हें माहवारी यानी कि मेंस्ट्रुएशन स्वच्छता के बारे में बताते हैं और इसके बीच जो है वो सैनिटरी पैड को बांटते हैं, ठीक है। तो ये इनका बेसिक सा उद्देश्य होता है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि चरक खुद किस जिले में स्थित है। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे चरक खुद की, तो चरक खुद जो है ना वो आपका धनबाद में स्थित है। इसे बेसिकली गरम जल कुंड के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा कहाँ पे स्थित है, ये जिस जिले में स्थित है वो जिला है आपका धनबाद, और चरक खुद क्या है, तो ये आपका गरम जल कुंड है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि छोटा नागपुर पठार की चट्टानें कैसी हैं, बताइए तो कैसी है। तो जी हाँ, छोटा नागपुर पठार की चट्टानें जो है वो बेसिकली आपका क्रिस्टलीय और कायांतरित है। कैसी है? क्रिस्टलीय और कायांतरित है। चलिए अगर विस्तार से समझते हैं तो आप इसमें याद रखिए कि छोटा नागपुर का पठारी जो है वो आपका भारतीय प्रायद्वीप की उत्तरी पूर्वी हिस्से में है, जो आपका क्रिस्टलीय एवं कायांतरित चट्टानों से निर्मित है। अगर इसमें एक चीज़ याद रखिएगा तो इस पठार की उत्पत्ति जो है वो बेसिकली आपका इयोसीन युग में हुई थी। किस युग में हुई थी? इयोसीन युग में हुई थी। यह अत्यंत कठोर पाइरोक्सिन ग्रेनाइट एवं निम्न से निर्मित है। इसकी रचना जो है वो लावा चट्टानों से हुई है। किससे हुई है? लावा चट्टानों से हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपको इसमें से सत्य कथन को ढूंढना है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो अगर आप सबसे फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकांश क्षेत्र जो है वो आपका CWG एवं AW विभाग में आता है, बिल्कुल आता है। वहीं आपका थारवेट के जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र जो है वो CAW विभाग में शामिल है। जी हाँ, बिल्कुल शामिल है। वहीं आपके पास नेक्स्ट ट्रावर्था के जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र जो है वो आपका CAW एवं AG विभाग में सम्मिलित है। उपर्युक्त सभी कथन, तो जी हाँ, उपर्युक्त सभी कथन जो है वो आपके सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। यहाँ पे आपके पास कुछ युग्म दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे गलत की बात करते हैं ना तो ऑप्शन नंबर C में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है दक्षिणी कोयल नदी। दक्षिणी कोयल नदी जो है वो आपका
चैनपुर गुमला में नहीं है, बल्कि इसका उद्गम स्थान जो है वो आपका नगरी रांची से हुआ है, जबकि आपका चैनपुर गुमला का जो नदी है वो आपका शंख नदी से ये निकलता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर सीमेंट उद्योग का कारखाना स्थापित नहीं है। स्थापित है नहीं, स्थापित नहीं है। ठीक है, तो जी हाँ, वो आपका स्थान है मूरी। मूरी में बेसिकली कारखाना जो है वो स्थापित नहीं है, बाकी सभी जगहों पर जो है ये कारखाना स्थापित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड परमाणु ऊर्जा विभाग भारत के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। आपको बताना है कि यूसीआईएल जादूगोड़ा का कॉर्पोरेशन कार्यालय झारखंड में निम्न में से किस स्थान पर है। आपको बताना है कि इसमें से वो किस स्थान पे है। तो जी हाँ, ये आपका जिस स्थान पे है वो स्थान का नाम है आपका पूर्वी सिंहभूम। कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, इसे आप बेसिकली याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे अगर ये मूरी जो है ना, मूरी बेसिकली किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मूरी में ना बेसिकली एल्यूमिनियम उद्योग का कारखाना स्थापित है। याद रखिएगा, मूरी में क्या है, तो मूरी में आपका एल्यूमिनियम उद्योग का कारखाना स्थापित है। इसे मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक बहुत हटकर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको मूरी के बारे में इसमें जिक्र किया। रखना है कि बेसिकली 1938 में जो है ना आपका मूरी में भारत सरकार द्वारा भारतीय एल्यूमिनियम उद्योग कंपनी लिमिटेड की स्थापना जो है वो की गई थी, इसे आप याद रखिए क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसका सी आंसर है ना कि देश में उत्पादित समग्र इस्पात में से झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन कर रहा है। तो जी हाँ, झारखंड जो है ना वो आपका अकेले जो है वो 20 से 25% जो है वो आपका इस्पात का उत्पादन जो है वो करता है, याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था। तो जी हाँ, इस आंदोलन के समय जो है वो आपका सरस्वती देवी को गिरफ्तार करके भागलपुर जेल में रखा गया था। कहाँ रखा गया था, भागलपुर जेल में रखा गया था। चलिए अगर हम लोग इसमें इस आंदोलन से रिलेटेड कुछ तथ्य को समझते हैं तो आप इसमें एक दो बातों को ज़रूर याद रखिएगा कि बेसिकली हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कहाँ हुई थी, हजारीबाग में हुई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या याद रखना है कि आपका जब शुरू हुआ था वो समय था आपका 11 अगस्त 1942 का, जिसमें आपका सरस्वती देवी के नेतृत्व में इसे किया गया था और उन्हीं के नेतृत्व में जुलूस के साथ जो है इसे निकाला गया था। साथ ही उसी टाइम की बात है कि सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर भागलपुर सेंट्रल जेल में जो है वो नज़रबंद रखा गया था ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सिंहभूम के सी राजवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से असत्य कथन कौन सा है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे असत्य कथन की बात करते हैं तो आ जाइए ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है कि सिंह वंश का पारिवारिक इतिहास ग्रंथ मनु। ऐसा नहीं है, इसमें क्या है आपका कि सिंह वंश का पारिवारिक इतिहास जो है वो ग्रंथ वंश प्रभा है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे अनुप्रभा दिया हुआ है, वहाँ पे क्या है, ये वंश प्रभा है। बेसिकली सिंह वंश की दूसरी शाखा के राजा जो है वो आपके जगन्नाथ सिंह द्वितीय के काल में जो है वो आपका भूंइया जनजाति के लोगों ने विरोध किया था। तो इसे आप याद रखिए कि इसमें विरोध करने वाले कौन जनजाति के लोग थे, तो वो आपकी भूंइया जनजाति के लोग थे। और आपका सिंह वंश का पारिवारिक इतिहास ग्रंथ जो है वो आपका वंश प्रभा है, ना कि मनु प्रभा है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि दीकुओं से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। यह कथन किसका है, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, ये कथन जो है वो आपका बेसिकली बिरसा मुंडा की है। कथन किसकी है, बिरसा मुंडा की है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट ए हिस्ट्री ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर के रचनाकार हैं। इनके रचनाकार कौन है, तो जी हाँ, इनके रचनाकार जो है वो है आपके कुमार सुरेंद्र सिंह। कौन है, कुमार सुरेंद्र सिंह है ना, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि भद्रकाली मंदिर किस जिले में स्थित है। बताइए तो किस जिले में स्थित है। जी हाँ, भद्रकाली मंदिर जो है वो आपका झारखंड के चतरा जिले में स्थित है। कहाँ है, चतरा जिले में स्थित है ना, याद रखिएगा। बेसिकली ये चतरा जिले के इटखोरी में स्थित है ना, सिर्फ चतरा जिले में नहीं याद रखना है, इटखोरी भी आपको याद रखना है। कहा जाता है कि इस मंदिर में माँ भद्रकाली की प्रतिमा जो है वो आपका कमल आसन पर वरदायिनी
मुद्रा में खड़ी है, याद रखिएगा। वहीं बौद्ध धर्म के लोग इस प्रतिमा को तारा देवी की प्रतिमा मानते हैं। क्या मानते हैं? तो बौद्ध धर्म के लोग जो है इस प्रतिमा को तारा देवी की प्रतिमा मानते हैं। इस मंदिर का निर्माण जो है वो महेंद्रपाल द्वितीय द्वारा कराया गया था, याद रखना है। भद्रकाली मंदिर का निर्माण जो है वो किसके द्वारा कराया गया था? वो थे आपके महेंद्रपाल द्वितीय ना। वहीं आगे है आपका क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आपके पास मंदिर और उसके जिले दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आप देखिए क्या है, रकीनी देवी मंदिर है। रकीनी देवी मंदिर जो है वो आपका पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में स्थित है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में रंकिनी देवी मंदिर जो है वो स्थित है। बेसिकली देवी रंकिनी ढाल राजाओं की कुल की देवी है। किसकी कुल की देवी है? तो वो ढाल राजाओं की कुल की देवी है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत छोड़ो आंदोलन में हजारीबाग का जुलूस किसके नेतृत्व में निकला था? तो जी हाँ, आपका हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का श्री गणेश या फिर बोल सकते हो उद्घाटन जो है वो आपका 11 अगस्त 1942 को सरस्वती देवी के नेतृत्व में निकली थी, ठीक है। इसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसे आपको याद रखना है ना कि जुलूस किसके नेतृत्व में निकला था? श्रीमती सरस्वती देवी के नेतृत्व में निकला था ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि 1897 के विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने रांची के किस चर्च को तोप के गोले से उड़ा दिया था? बताइए। तो जी हाँ, वो था आपका गौसनर चर्च को बेसिकली 1857 के विद्रोह के दौरान जो है वो विद्रोहियों ने रांची के गौसनर, याद देखिएगा कहाँ पे, ये रांची का गौसनर है, तो रांची के गौसनर चर्च को तोप के गोले से उड़ा दिया था। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन देवघर के क्रांतिकारी नेता नहीं थे? बताइए कौन देवघर के क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो जी हाँ, वो व्यक्ति थे आपके प्रभुदयाल हिम्मत सिंह। कौन थे? प्रभुदयाल हिम्मत सिंह थे, जो कि देवघर के क्रांतिकारी नेता नहीं थे, याद रखिएगा ना। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में सरस्वती देवी, महादेव पांडे, मथुरा सिंह, JS साव, चमन लाल एवं सीताराम दुबे के नेतृत्व में निम्न में से कौन सा कर बंद कराने के लिए आंदोलन हुआ था? बताइए कौन सा कर बंद करने के लिए आंदोलन हुआ था? तो जी हाँ, वो कर था आपका चौकीदारी कर। कौन सा कर था? चौकीदारी कर को जो है वो बंद करने का आंदोलन जो है वो हुआ था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ईशान किशन, वरुण एरान, शाहबाज नदीम, सौरभ तिवारी एवं विराट सिंह का संबंध किस खेल से है? बताइए तो किस खेल से? तो जी हाँ, इन सभी का संबंध जो है ना वो आपका क्रिकेट खेल से है। किस खेल से है? क्रिकेट खेल से है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें आपको एक नाम याद रखना है जो है आपका सौरभ तिवारी। सौरभ तिवारी 2008 में अंडर-19 वर्ल्ड कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य थे, जबकि शाहबाज नदीम जो है वो आपके 2006 के उप विजेता अंडर-19 विश्व कप क्रिकेट में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था। तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, जो है आपका कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। आपके पास यहाँ पे कुछ रचना और उसके रचनाकार दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो गलत है, ठीक है। तो चलिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ऑप्शन बी में रचना दिया हुआ है हो दूर। हो दूर जो कि आपका हो लोक गीतों का संकलन है। इसे बेसिकली फादर हॉफमैन ने नहीं लिखा है, इसके लिखने वाले व्यक्ति जो है वो है आपके WG आर्चर, ठीक है। WG आर्चर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। वहीं आपका खड़िया औलाग जो है, जो आपका खड़िया लोक गीतों का संकलन है, इसे भी आपका WG आर्चर के द्वारा लिखा गया है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। या आपका इसके रचनाकार का नाम जो है वो गलत दिया हुआ है, ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे भी आपके पास कुछ रचना और उसके रचनाकार दिए हुए हैं। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक नाम है जो है आपका एक टुकड़ा सच। एक टुकड़ा सच एक रचना है, इसके अलावा एक और रचना है जो है आपका भारत बनाम इंडिया। और ये दोनों उपन्यास के लेखक जो है वो आपके श्रवण कुमार गोस्वामी हैं, ना कि रखाल राम गणेश दवस्कर, ठीक है। दैट मीन्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ना, एक टुकड़ा सच और कौन सा है? भारत बनाम इंडिया। इन दोनों उपन्यास के लेखक जो है वो आपके श्रवण कुमार गोस्वामी हैं, इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि शुभ लक्ष्मी मुकेश कंचन का संबंध किस खेल से है? तो जी हाँ, आपका शुभ लक्ष्मी और मुकेश कंचन का संबंध जो है वो आपका क्रिकेट खेल से है। चलिए अगर इनके बारे में जानते हैं तो बात करते हैं हम लोग शुभ लक्ष्मी की। शुभ लक्ष्मी अपने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की शुरुआत जो है वो आपका 2012 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ की थी।
वहीं मुकेश कंचन एक दिव्यांग क्रिकेटर हैं जो आपके भारतीय दिव्यांग टीम के भी सदस्य रहे हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड का ढोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? तो जी हाँ, ये आपका ढोकरा जो है वो आपका बेसिकली धातु से संबंधित है। चलिए अगर इसके बारे में विस्तार से समझते हैं तो ढोकरा कला जो है वो आपका दस्तकारी की एक प्राचीन कला है। वहीं यह एक धातु शिल्प कला भी है। इस कला में तांबा, जस्ता और रांगा, जिसे टीन कहा जाता है, आदि की धातुओं के मिश्रण की कढ़ाई करके मूर्ति हो गया, बर्तन हो गया एवं जितने भी रोज़मर्रा के अन्य सामान होते हैं सभी चीज़ें जो हैं वो बनाई जाती है। और बेसिकली इस प्रक्रिया में मधुमक्खी के मोम का प्रयोग जो है वो होता है, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इसमें से कौन सा झारखंड के लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्रों में से एक है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है और कोड के अनुसार आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वाद्य यंत्र है झारखंड का लोकप्रिय वाद्य यंत्र। तो देखिए, झारखंड का लोकप्रिय वाद्य यंत्र जो है आपका नगाड़ा है और दूसरा टमक है। ठीक है, दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नहीं, माफ़ कीजिएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा ना। ऑप्शन 2 नगाड़ा और ऑप्शन 3 जो है आपका टमक और नगाड़ा जो है वो आपका झारखंड के लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्रों में से एक है ना। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि गलत कथन की पहचान कीजिए। आपके पास कुछ कथन दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें से आपका गलत कथन जो है वो आपका कौन सा है। तो देखिए, नीचे जाइए ऑप्शन नंबर डी में। अगर ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसमें आपका क्या दिया हुआ है कि माघी पूजा ओंग जनजाति की एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। जी नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे माघी पूजा की बात करते हैं ना, तो आपका माघी पूजा जो है वो आपका हो समुदाय का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। ये आपका 15 जनवरी के माघी पर्व प्रारंभ होता है और अप्रैल माह के अंत तक चलता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सही सुमेलित करें। आपके पास खिलाड़ी और उससे संबंधित खेल दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है आपका कूट में सही आंसर होगा। सबसे पहले हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग बात करते हैं क्या ऑप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले आपका दिया हुआ है सिल्वानुस डुंगडुंग। सिल्वानुस डुंगडुंग का संबंध जो है वो आपका हॉकी से है। वहीं नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंद्रायणी रॉय। इंद्रायणी रॉय का संबंध जो है वो आपका क्रिकेट से है। वहीं प्रेमलता अग्रवाल जो है वो आपका एक पर्वतारोहण है और अरुण मिश्रा जो है वो आपका मुक्केबाज है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। तो जी हाँ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ढोकलो सौरभ प्रशासनिक व्यवस्था डैश आदिवासी से समृद्ध है। किस आदिवासी से समृद्ध है? तो जी हाँ, ये आपका संबंधित है खड़िया से। किससे संबंधित है? खड़िया से संबंधित है ढोकलो सौरभ प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड राज्य में चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाए जाने वाला पर्व सरहुल को खड़िया जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो देखिए, जंकारे सोहराई। जंकारे सोहराई जो है वो आपका झारखंड राज्य में चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला एक बहुत ही प्रचलित त्यौहार है। ठीक है, तो वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको इसमें से असत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे असत्य कथन को देखते हैं तो आ जाइए ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में आपके पास क्या दिया हुआ है कि नागपुरी साहित्य के प्रथम कवि वंशीराम महधा है। तो जी नहीं, ये नहीं है। आपका नागपुर साहित्य के प्रथम कवि के रूप में रघुपति नृपति को जाना जाता है। याद रखिए, किसे जाता है? तो वह है आपके रघुपति नृपति को जाना जाता है ना। दैट मीन्स सी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने सद्गुण भक्ति धारा से संबंधित रचनाएं जो है वो की हैं, याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बताइए किसे नियुक्त किया गया? तो जी हाँ, झारखंड में तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में शिबू सोरेन को नियुक्त किया गया, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो इनका कार्यकाल जो था वो आपका सबसे कम अवधि के लिए था। 2 मार्च 2005 से स्टार्ट होकर 12 मार्च 2005 तक सबसे कम अवधि के लिए ये मुख्यमंत्री, तीसरे मुख्यमंत्री जो है वो रहे थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि झारखंड
में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो जी हाँ, झारखंड में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है वो आपका 19 जनवरी 2009 से लेकर के 27 दिसंबर 2009 तक लागू हुआ। दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास डेट नहीं, सिर्फ वर्ष दिया हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि 2009 में लागू हुआ। उस समय झारखंड के राज्यपाल जो है वो आपके डॉक्टर सैयद बिस्ते रजी थे, याद रखिएगा। उस समय राज्यपाल कौन था? तो वो थे आपके डॉक्टर सैयद बिस्ते रजी। और झारखंड में बेसिकली 3 बार राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू हो चुका है, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गोकुल ग्राम विकास योजना का आरंभ कब हुआ? बताइए कब हुआ? तो जी हाँ, गोकुल ग्राम विकास योजना का आरंभ जो है वो आपका 1 अप्रैल 2002 को हुआ, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही नेक्स्ट है आपके पास कि झारखंड के बाहर मेडिकल एवं इंजीनियरिंग संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को आर्थिक मदद पहुंचाने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो जी हाँ, उसके लिए जो योजना प्रारंभ की गई है उस योजना का नाम है बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, ये योजना को आपका प्रारंभ किया गया, यानी कि इसको आरंभ किया गया। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, जिसे आशा कहा जाता है, किस लक्ष्य आरंभ की गई है? तो जी हाँ, ये आजीविका संवर्धन हुनर अभियान जो है वो आपका बेसिकली महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य से आरंभ की गई है, याद रखिए। किस लिए आरंभ की गई है? तो महिला सशक्तिकरण के लिए इसे प्रारंभ किया गया है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में सत्य कथन को चुनिए। इसमें से आपके पास सत्य कथन जो है वो कौन सा हो जाएगा? किसके बारे में? पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में ना सत्य कथन को चुनना है। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे सत्य कथन की बात करते हैं तो आपका पहला अगर ऑप्शन देखते हैं तो इस योजना की शुरुआत जो है वो आपका 29 दिसंबर 2021 में हेमंत सरकार की दूसरी वर्षगांठ में की गई थी। तो जी हाँ, बिल्कुल की गई थी। वही नेक्स्ट है कि इस योजना के तहत पत्रकारों को 5 लाख तक का बीमा होगा और राज्य सरकार प्रीमियम में खर्च करने वाली 80% राशि वहन करेगी। तो जी हाँ, ये भी था। वही नेक्स्ट है कि इस योजना का लाभ जो है वो पत्रकार की पत्नी को 21 वर्ष तक के लिए अधिकतम 2 अविवाहित बच्चे तक मिलेंगे। तो जी हाँ, ये भी आपका था। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सारे के सारे आंसर जो है इसमें सत्य हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? बताइए। तो जी हाँ, मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? तो जी हाँ, उसके पूजा स्थल को सरना कहते हैं। क्या कहते हैं? सरना कहते हैं। वहीं आपका समाधि स्थल को शासन कहा जाता है, याद रखिएगा। समाधि स्थल को क्या बोलते हैं? शासन कहते हैं ना। और आपका शासन में मृतकों की पुण्य स्मृति में पत्थर के शिलाखंड रखे जाते हैं, याद रखिएगा, जो आपका शासन दीरी एवं हड़गड़ी कहलाते हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन जो है आपका कि गोड्डा जनजाति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे आपका कुछ कथन दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन है जो आपका असत्य है। तो देखिए, अगर हम लोग असत्य कथन की बात करते हैं तो आ जाइए ऑप्शन नंबर डी में। यहाँ पे क्या है कि गोंडा की अर्थव्यवस्था लुहारी पर टिकी थी। जी नहीं, गोंडा जनजाति के लोग जो है वो मुख्यतः कृषि पर निर्भर थे। गोंडा लोग स्थानांतरित खेती को दीपा एवं व्यवहार भी कहते हैं, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय से संबंधित है? तो जी हाँ, मेरा गांव मेरी धरोहर जो है ना वो आपका जिस मंत्रालय से संबंधित है वो मंत्रालय है आपका केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, चलिए अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो आपका केंद्रीय गृह मंत्रालय आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में मेरा गांव मेरी धरोहर नामक एक विशिष्ट कार्यक्रम का उद्घाटन जो है वो करने के लिए तैयार हुआ। इसमें क्या हुआ कि यह पहला राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के अंतर्गत आती है और इसका नेतृत्व जो है वो आपका संस्कृति मंत्रालय करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पारित जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के अनुसार 2 कश्मीरी प्रवासियों को विधानसभा में नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? बताइए किसके पास है? तो जी हाँ, इनको नियुक्त करने का अधिकार जो है वो बेसिकली आपका उपराज्यपाल के पास है। किसके पास है? उपराज्यपाल के पास है। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन यानी कि संशोधन विधेयक का, तो ये आपका 2023 के केंद्र द्वारा हाल ही में लोकसभा में पेश किए गए थे। इसमें क्या हुआ कि 4 विधेयकों में से यह एक था। अब इसके बारे में समझते हैं। यह विधेयक जो है वो आपका उपराज्यपाल को जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 2 सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार दिया। इसमें क्या होता है कि इसमें एक महिला है
कश्मीरी प्रवासी समुदाय से और एक सदस्य जो है वो आपका पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू एंड कश्मीर के POJK से विस्थापित व्यक्ति में से है, जिनका नियुक्ति जो है वो आपका उपराज्यपाल ने किया है। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि ज्योतिपुंज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो देखिए आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे अच्छे से स्टडी जरूर कीजिएगा, इसमें बताए गए कॉन्सेप्ट को भी आप याद रखिएगा। तो जी हाँ, आपका ज्योतिपुंज नामक पुस्तक जो है वो आपका प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी हुई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। इनके द्वारा लिखी हुई कुछ और भी पुस्तकें हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आपके पास एक पुस्तक है एग्जाम वॉरियर्स, दूसरा आपके पास है सोशल हार्मोनी, तीसरा आपके पास है कन्विंसिंग एक्शन। तो इस तरह से आपका ये 2-3 बुक है जो आपको याद रखना है, जो काफ़ी प्रचलित है और ये आपका श्री नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा लिखा गया है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया है, बताइए। तो जी हाँ, इसमें अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना तो आपका पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान जो है वो आपका डी मॉडल के द्वारा दिया गया है ना, तो इसे आप याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित आपका है ना, तो आपके पास यहाँ पे दिवस दिया हुआ है और आपका 2022 की थीम दी हुई है। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा थीम जो है वो आपका सुमेलित है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो विश्व पर्यावरण दिवस का थीम जो था वो था आपका बीट प्लास्टिक सॉल्यूशन। वहीं पृथ्वी दिवस का थीम जो है वो आपका है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। वहीं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का आपका थीम जो है वो आपका था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, चलिए अगर एक लाइन से इसमें समझते हैं तो आपको इसमें एक चीज़ जानना बहुत महत्वपूर्ण है, जो है आपका कि इसका जो दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस का, तो ये आपका 5 जून को सेलिब्रेट होता है। वहीं पृथ्वी दिवस जो है वो आपका 22 अप्रैल को, और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है वो आपका 3 मई को मनाया जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी इसका हो जाएगा ना। वहीं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है आपका सुमेलित है। यहाँ पे आपके पास कुछ देश दिए हुए हैं, उनकी राजधानियाँ दी हुई हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो आपका सही है ना। तो देखिए अगर हम लोग एक लाइन से समझते हैं इसको, तो देखिए आपका पहला दिया हुआ है अंगोला। अंगोला की राजधानी जो है वो है आपका लुआंडा। वहीं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो आपका है कैनबरा। और ऑस्ट्रिया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे ऑस्ट्रिया है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है वो है आपका वियना। दैट मीन्स उपर्युक्त सभी आंसर जो है आपके सही हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका कि सुमेलित कीजिए। यहाँ पे आपके पास सूची 1 में देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे भी आपके पास कुछ नाम दिए हुए हैं जिसको आपको बताना है ना। तो चलिए एक लाइन से अगर हम लोग देखते हैं तो रूस का आपका हो जाएगा रूबल। वहीं यूक्रेन, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे यूक्रेन होना चाहिए था ना। तो देखिए यूक्रेन का क्या हो जाएगा, यूक्रेन का आपका हो जाएगा हिरबिनिया। क्या हो जाएगा, हिरबिनिया हो जाएगा। वहीं आपका रोमानिया का हो जाएगा ल्यू। रोमानिया का क्या होगा, ल्यू होगा। और साइप्रस का आपका हो जाएगा यूरो। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कूट के अनुसार। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया था। तो जी हाँ, वो देश था आपका मिस्र। मिस्र ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया था, इसे याद रखिएगा। ठीक है, वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है। आती है नहीं, इसमें आपके पास कुछ भाषा दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा भाषा है जो आपका आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। तो जी हाँ, अगर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो आपका अरबी दिया हुआ है। अरबी भाषा जो है वो आपका सामी भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, और बाकी जितने भी दिए हुए हैं ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो है वो आपके आर्य भाषा से आते हैं। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पे कुछ त्रिपिट दिया हुआ है, उसका विषय दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो जी हाँ, अगर सही कथन के हम लोग इसमें देखते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सूत पिटक है। सूत पिटक जो है वो आपका बुद्ध की शिक्षाएं के बारे में है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर इसके बारे में कुछ समझते हैं तो इसके बारे में आप याद रखिएगा कि त्रिपिट जो है वो आपका बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है। ठीक है, इसमें क्या है कि भगवान बुद्ध के
उपदेश संग्रहित है। साथ ही साथ यह ग्रंथ आपका पाली भाषा में लिखी गई है। याद रखिएगा कि आपका त्रिपिट ग्रंथ जो है वो किस भाषा में लिखी गई है, तो पाली भाषा में लिखी गई है। इसमें बेसिकली क्या है कि इसमें विनय और पिटक में संघ या फिर बोल सकते हैं बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था तथा बौद्ध की शिक्षाएं सूत पिटक में रखी गई है और दर्शन से जुड़े विषय जो है इसमें अभिधम्म पिटक में रखे गए हैं। इसलिए इसका सूत पिटक का आंसर क्या हो जाएगा, सूत पिटक का विषय किस में है, तो वो है आपका बौद्ध शिक्षा में है ना। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से भक्ति संतों का सही तैथिक यानी कि कालानुक्रम जो है वो आपको इसमें अनुक्रम करना है यानी कि चुनना है, ठीक है। तो चलिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आप इसको किस तरह से अंदाज़ा लगाइएगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है कि आपके पास जो दिया हुआ है, कबीर दिया हुआ है, गुरु नानक दिए हुए हैं, चैतन्य दिए हुए हैं, मीराबाई दिए हुए हैं, सब में वही दिया हुआ है। बस आपको बताना है कि कालानुक्रम के अनुसार इसको कैसे आप अरेंज कीजिएगा। तो देखिए अगर हम लोग फर्स्ट में देखते हैं तो कबीर का जो आपका समय था वो आपका 1398 से 1518 तक था। वहीं गुरु नानक का समय जो था वो आपका 1469 से लेकर के आपका 1539 तक था। चैतन्य की बात करते हैं तो चैतन्य का काल जो था वो आपका 1486 से लेकर के 1534 तक था। वहीं मीराबाई का जो था समय काल वो था आपका 1498 से लेकर के 1557 तक। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ना। तो इसे आप याद रखिएगा, आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। आपके पास कुछ घटना दिया हुआ है, आपको बताना है कि इस घटना का कालानुक्रम जो है वो क्या होगा। तो देखिए अगर हम लोग एक लाइन से समझते हैं तो आप समझिए कि हम लोग सबसे पहले देखते हैं संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो ये आपका 1855 में हुआ था। इसके बारे में हम लोग पहले भी स्टडी किए हैं जब हम लोग झारखंड सार संग्रह को पढ़ रहे थे उस टाइम ना। वहीं आपके पास दूसरा है सिपाही विद्रोह। यह कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1857 में। उसके बाद आपके पास आया नील विद्रोह। यह कब हुआ था, तो ये आपका 1860 में हुआ था। और आपका दक्कन दंगे जो है वो आपके लास्ट में 1875 में हुए थे। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहले 2 हुआ था, फिर 4 हुआ था, फिर 1 और उसके बाद में 3 हुआ था। दैट मीन्स करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपके पास यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो आपका गलत है। चलिए एक लाइन से समझते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है ई पांडुरंग, इनका संबंध जो है आपका प्रार्थना समाज से है, बिल्कुल है। वहीं दयानंद का संबंध जो है वो आपका आर्य समाज से है, तो जी हाँ बिल्कुल है। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है राजा मोहन राय, इनका संबंध जो है वो ब्राह्मण समाज से है। लेकिन एक चीज़ आपको समझना है कि यहाँ पे आदि दिखा हुआ है, इसी के कारण ये आपका गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पे राजा राम मोहन राय का संबंध जो है वो सिर्फ ब्राह्मण समाज से है, ना कि आदि ब्राह्मण समाज से है, ठीक है। वहीं विवेकानंद की बात करते हैं तो इनका संबंध जो है वो आपका रामकृष्ण मिशन से है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ना। यहाँ पे आप याद रखिएगा कि इसमें सिर्फ एक मिस्टेक है कि यहाँ पे आदि लिखा हुआ है, जबकि इसका क्या होता है, सिर्फ ब्राह्मण समाज होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। बताइए बंगाल का विभाजन कैसे, और मतलब इसमें क्या ऑप्शन जो है इसका करेक्ट मैच करता है। तो देखिए बंगाल का विभाजन की बात करते हैं तो बंगाल का विभाजन जो है वो बेसिकली आपका बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए हुआ था, इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगर विस्तार से इसको समझते हैं तो याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा जो है वो आपका 19 जुलाई 1905 को भारत के वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। ये आप याद रखिएगा कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या आपको याद रखना है कि 16 अक्टूबर कब की बात है, 16 अक्टूबर की बात है 1905 में ही ये प्रभावी हुआ था। इससे कहा जाता है कि एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत में बंगाल को 2 भागों में बांट दिए जाने का निर्णय जो है वो लिया गया। दैट मीन्स यह बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए ऐसा किया गया था, ठीक है। तो दैट मीन्स द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ना। देखिए इसमें आपको 2-3 तिथि जो है वो याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको जो मैं तिथि बताई हूँ और इसका कब हुआ था, उसके किसके द्वारा हुआ था, ये जो मैं आपको बताई हूँ ना, ये सब क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जनरली क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। इसलिए आपको ये सब जो बेसिक टॉपिक है वो आपको याद रखना है। इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ अगर आप उसको याद रखिएगा तो आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। या फिर अगर आप
कोई और भी सेट बनाते हैं तो उसमें वो क्वेश्चन ज़रूर मैच करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। बताइए, संविधान सभा की बात हो रही है। आई थिंक कि आप इसका आंसर जो है बहुत अच्छे से दे पाइएगा। तो चलिए, अगर हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 में, तो इसमें क्या है कि इसका निर्वाचन सार्वभौम व्यस्त मताधिकार के आधार पर किया गया है। क्या ऐसा है सच में? तो जी नहीं, इसमें क्या है कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो आपका प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया जाता था। इसे आप याद रखिएगा। होता क्या था इसके तहत कि कर हो गया, संपत्ति हो गया और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था। अर्थात सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं थे, कुछ ही लोग थे जो उस टाइम मत दे सकते थे, यानी वोट दे सकते थे। सभी को वोट देने का अधिकार नहीं था। इसीलिए ये कथन जो है आपका गलत हो जाएगा। इसका निर्वाचन सार्वभौम व्यस्त मताधिकार के आधार पर किया जाता था। जी नहीं, इसके आधार पर नहीं किया जाता था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, आपके पास सूची 1 में कुछ अनुच्छेद और उससे रिलेटेड कुछ तथ्य दिए हुए हैं। आपको बताना है कि इसमें कौन सा है जो आपका सुमेलित है। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 76 का। तो अनुच्छेद 76 में आपका भारत का महान्यायवादी का गठन जो है इसमें किया गया है, इसके बारे में चर्चा की गई है। वहीं आपका अनुच्छेद 148 के तहत क्या है कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक दिया हुआ है ना, तो इसे आप याद रखिएगा। वहीं आपका अनुच्छेद 75(1) में आपके पास दिया हुआ है कि केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति किसके बारे में दिया हुआ है, केंद्रीय मंत्रियों के नियुक्ति के बारे में दिया हुआ है। वहीं अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार के बारे में दिया हुआ है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी ना, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप उल्टे तरीके से देखिएगा तो डी का 2 जो है इसमें सिर्फ 1 में दिया हुआ है, इस हिसाब से भी ये आपका सही हो सकता है। तो आप जब भी क्वेश्चन को बनाए एक बार आप पीछे से भी उसको मिला के देख ले कि ऐसा तो नहीं है कि हमको एक का आंसर याद है, तो उसके बेसिस पे भी आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं। तो देखिए, उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर संसद की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। तो इसे आप याद रखिएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई थी। बताइए किसके द्वारा की गई थी? तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो 1 जनवरी 2015 को संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव के तहत योजना आयोग को समाप्त कर उनके स्थान पर नीति, जिसका नाम था NITI, इसका मतलब क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसमिटिंग इंडिया, आयोग अस्तित्व में लाया गया था। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव था। प्रस्ताव का नाम क्या था? तो वो था आपका NITI, जिसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, ये आपका अनुच्छेद 243 घ के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो 243 घ के अंतर्गत आता है ना, इसे याद रखिएगा। और इसमें अगर खंड की बात की जाए तो 243 घ के खंड 3 के तहत पंचायतों में सभी स्तर पर महिलाओं का 1/3 आरक्षण जो है वो प्रदान किया गया है। तो इसे याद रखिएगा। अगर आपके पास खंड पूछे तो तीसरा खंड में आता है ना। वहीं आपका महिलाओं को यह आरक्षण भारतीय संविधान के 73वां संशोधन करके दिया गया है। तो याद रखिएगा कि किस संशोधन के तहत या फिर किस संशोधन को करके दिया गया है, तो वह है आपका 73वां संशोधन के अंतर्गत ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, जिसमें से आपको गलत कथन का चयन करना है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे गलत कथन की बात करते हैं तो आ जाइए ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी में क्या है कि RBI की स्थापना 1949 में हुई थी। अगर हम लोग बात करते हैं तो RBI दैट मीन्स भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वो आपका 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत किया गया था। इसे याद रखिएगा।
इसके बाद क्या हुआ कि वर्ष 1947 में इसका मुख्यालय कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित किया गया। उसके बाद 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। इसे याद रखिएगा, ये तीनों पॉइंट जो है आपका रिलेवेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच है। बताइए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच क्या होता है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच जो है वो आपका होता है WTO। क्या होता है? WTO होता है ना। चलिए अगर इसके तहत कुछ बातों को समझते हैं तो आप एक चीज़ याद रखिए कि विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन जो है वो आपका विश्व व्यापार संगठन है, जिसकी स्थापना जनवरी 1995 को मराकेश समझौता के तहत की गई थी और वर्तमान में इसमें टोटल 164 सदस्य देश हैं। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास 2 कथन दिए हुए हैं, आपको इस पर विचार करना है और इसमें आपको बताना है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है। चलिए एक लाइन से समझते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो फर्स्ट में आपके पास दिया हुआ है कि इस योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। देखिए अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो याद रखिएगा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है वो आपका महालनोबिस मॉडल से प्रभावित था, ना कि उस पर आधारित था। तो याद रखिएगा कि इससे प्रभावित था। वहीं अगर हम लोग ऑप्शन 2 में देखते हैं तो इस योजना में राउरकेला, भिलाई और आपका दुर्गापुर में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किए गए। तो अगर इसमें आप याद रखिएगा कि इसमें बेसिकली आपका राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में लौह इस्पात संयंत्रों की स्थापना जो है वो आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत नहीं बल्कि ये आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया। साथ ही साथ द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आपका महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये भी आप इसमें याद रखिएगा। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ना तो आपका 1 सही है और ना ही आपका 2 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर से चयन कीजिए। चलिए सबसे पहले आपका दिया हुआ सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है वो आपका कब स्थापित हुआ था? 2001 में। वहीं साक्षर भारत मिशन का समय कब का था? तो वो था आपका 2009 का। और आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो वो समय था आपका 1987 का। और आपका राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है वो आपका 1988 में आरंभ हुआ था। डैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन में, तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो आपका इकलौता आंसर है, क्योंकि आपका ए का 3 जो है सिर्फ ए में ही दिया हुआ है, उसके अलावा किसी में नहीं दिया हुआ है। तो इस आधार पर भी आपका ये आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जैव विविधता का अर्थ है। बताइए तो जैव विविधता का क्या अर्थ होता है? तो जी हाँ, बेसिकली अगर इसका डेफिनेशन की बात करते हैं तो देखिए किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में विद्यमान सजीव प्राणियों, इसमें आपका पौधे और जंतुओं आते हैं, की विविधता को ही जैव विविधता कहा जाता है। दैट मीन्स ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा कि यह निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु होते हैं। ठीक है, तो सी आंसर इसका आपका करेक्ट हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि CNG का मुख्य घटक है। बताइए तो CNG का इसमें से मुख्य घटक कौन सा है? तो जी हाँ, CNG का मुख्य घटक जो है वो आपका मीथेन यानी कि CH4 होता है ना। चलिए अगर इसके बारे में जानते हैं तो आप एक चीज़ याद रखिएगा कि यह मीथेन गैस को संपीड़ित किया जाता है, जिसके बाद CNG गैस का निर्माण किया जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राज्य के साथ नहीं मिलती है? मिलती है नहीं मिलती है। बताइए तो कौन सा नहीं मिलती है? तो देखिए यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो मेघालय जो है ना वो आपका बांग्लादेश से मिलता है। किससे मिलता है? बांग्लादेश को स्पर्श करता है। जबकि यहाँ पे आपके पास सिक्किम दिया हुआ है, अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है, पश्चिम बंगाल दिया हुआ है, साथ ही साथ असम जो है वो आपका भूटान की सीमा को स्पर्श करता है। इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी जो है वो है आपकी गोदावरी नदी। अब क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता है कि इसकी लंबाई है कितनी? तो अगर किलोमीटर में बात करते हैं तो ये आपका 1465 किलोमीटर है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ जैसे आप याद रखिएगा कि वो आपका प्रणहिता है, इंद्रावती है, वर्धा है, वेनगंगा है, मानेर है, सबरी है, मंजीरा, दुधवा,
मूला, पूर्णा एवं प्रवरा जो है वो आपका गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। कभी भी आपके पास क्वेश्चन में आए कि गोदावरी नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं, तो आप इसमें याद रखिएगा कि ये आपका 4-5 जो है वो आपकी सहायक नदियां, जिसे आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इससे रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें से कोई एक ऑप्शन है जो आपका गलत है। देखिए अगर हम लोग फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है बामडीला। बामडीला जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, जी हाँ बिल्कुल है। वही नाथुला जो है आपका सिक्किम से संबंधित है, बिल्कुल है। वहीं आपका नेक्स्ट देखिएगा आपका पालघाट, तो पालघाट जो है आपका केरल से संबंधित है, लेकिन भोरघाट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है, बल्कि भोरघाट जो है वो आपका भोरघाट दर्रा जो है वो आपका बेसिकली महाराष्ट्र में अवस्थित है। तो इसे याद रखिए कि कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये आपका करजन और घंडाला के बीच स्थित है ना भोरघाट। कौन सा है, भोरघाट दर्रा ना, हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सुमेलित कीजिए। तो चलिए अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है सागौन। सागौन का संबंध किससे है, तो वह है आपका मध्य प्रदेश से। वहीं देवदार का संबंध किससे है, तो वह है आपका हिमालय के उच्च क्षेत्र से। और सुंदरी का संबंध जो है वो आपका सुंदरबन से है। और आपका सिनकोना का संबंध जो है वो हिमालय की तराई से है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे तो ए का 2, यहाँ पे बी का 4, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग सामान्य अध्ययन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दी गई कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में देखें तो यहाँ पे आपके पास तेल शोधनशाला दिया हुआ है, उसके राज्य दिए हुए हैं। पहला आपके पास दिया हुआ है हल्दिया, यह कहाँ पे स्थित है, तो यह आपका हल्दिया जो है वो आपका पश्चिम बंगाल में है। वहीं आपका जामनगर जो है वो आपका गुजरात में स्थित है। और आपका कोची जो है वो आपका केरल में है। साथ ही साथ आपका नेक्स्ट आता है नुमालीगढ़, जो आपका कहाँ है, आसम में है। दैट मीन्स अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जी हाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका आंसर बी हो जाएगा ना। बी आपका इकलौता आंसर है। 4 का डी, ए का डी जो है सिर्फ आपका एक में दिया हुआ है, किसी में भी ए का डी नहीं दिया हुआ है। अपोजिट साइड से भी आपका डी का 1 जो है सिर्फ आपका एक ही में दिया हुआ है, किसी और में नहीं दिया हुआ है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका ये बी आंसर जो है वो आपका करेक्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। अगर हम लोग फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं तो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई होती है, जी हाँ बिल्कुल होती है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई होती है, जी हाँ होती है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई होती है, जी हाँ होती है। वहीं अगर हम लोग ऑप्शन डी में देखते हैं तो आपका सेल्सियस जो है वो ऊष्मा की इकाई नहीं होती है। सेल्सियस जो है वो आपका ताप को मापने का मात्रक होता है, जबकि ऊष्मा का मात्रक जो है आपका कैलोरी होता है। दैट मीन्स इसका डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में डैश रहता है, कितना रहता है, तो जी हाँ चंद्रमा पर मानव का वजन जो है वो पृथ्वी की तुलना में 1/6वां भाग जो है वो रहता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका चंद्रमा में गुरुत्वीय त्वरण का मान यानी पृथ्वी पर जी के मान का 1/6वां भाग होता है और इसीलिए चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6वां भाग जो है वो होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। कौन सा उत्तरदायी पदार्थ है, तो जी हाँ अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो वह है आपका एंजाइम। एंजाइम की बात करते हैं तो एंजाइम जो है वो आपका एमिनो अम्ल से बने प्रोटीन होते हैं, इसीलिए ये आपके जैविक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं जो आपके रासायनिक अभिक्रिया को तेज करने का काम करते हैं ना। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंजाइम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, क्योंकि बताइए क्यों बनाया जाता है, तो देखिए इसलिए बनाया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन जो है वो सबसे कम होता है। ठीक है, इसीलिए आपका खतरे का सिग्नल जो है वो लाल रंग का बनता है। देखिए इसमें क्या होता है कि आपका लाल रंग का प्रकीर्णन कम होने के कारण दूर से भी सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई दे देता है, इसी के कारण इसका सिग्नल जो है वो हमेशा लाल रंग का होता है, याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं।
संपूर्ण विद्युत खर्च होगा। बताइए इसमें कितना यूनिट विद्युत जो है वो खर्च होगा। चलिए विस्तार से अगर समझते हैं तो देखिए, एक बल्ब जलाने में हुई कुल विद्युत खपत को हम लोग किलोवाट घंटा में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे वाट गुने घंटा बटा 1000 हो जाएगा। आपके पास कितना वाट दिया हुआ है? 100 वाट दिया हुआ है। कितना घंटा दिया हुआ है? 20 घंटा दिया हुआ है। 20 घंटा को 100 से गुना करेंगे 2000 हो जाएगा। 2000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 2 यूनिट आएगा। दैट मीन्स 5 बल्बों को जलाने में हुई कुल विद्युत खपत जो है वो 5 गुने 2 यानी कि 10 यूनिट जो है वो आपका हो जाएगा। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 यूनिट होगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि रेडियो एक्टिविटी किससे मापी जाती है? बताइए। तो जी हाँ, रेडियो एक्टिविटी जो है वो आपका गाइगर काउंटर द्वारा मापी जाती है ना, तो इसे आप याद रखिएगा। देखिए अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो गाइगर काउंटर जो है वो आपका एक प्रकार का कण संसूचक होता है जिसका प्रयोग रेडियो एक्टिविटी मापने में किया जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु कौन सी है? तो जी हाँ, इसमें सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली वस्तु जो है वो आपका पारावाष्प तथा ऑर्गन है। पारावाष्प तथा ऑर्गन का प्रयोग जो है वो आपका प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग में होने वाला एक वस्तु है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आपका स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु होता है? बताइए स्टेनलेस स्टील जो है वो आपका किसका मिश्र धातु होता है? तो देखिए इसमें बेसिकली आपका क्या होता है, लोहा होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीशियम होता है और कार्बन होता है। वही अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो आपका आयरन यानी लोहा जो है वो आपका 89.4% होता है। वहीं क्रोमियम जो है वो आपका 10.0% होता है। मैग्नीशियम आपका 0.35% होता है और आपका कार्बन जो है आपका 0.2% होता है। तो ये आपके स्टेनलेस स्टील जो है वो आपके इन चारों के मिश्रण होते हैं जो आपका इसमें प्रॉपर मात्रा में दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट की मदद से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे आपके पास सूची 1 में दिया हुआ है, देख सकते हैं। सूची 2 के अकॉर्डिंग आपको उसमें मैच करना। तो चलिए अगर हम लोग एक लाइन से देखते हैं तो इसमें आपका क्या है, पिनाका है। पिनाका जो है वो आपका बहुप्रणाली रॉकेट है। क्या है? बहुप्रणाली रॉकेट है। वहीं आपका निशान जो है वो आपका युद्ध क्षेत्र में निरीक्षण हेतु दूरस्थ चालित यान है। और आपका नेक्स्ट आपका पृथ्वी जो है, पृथ्वी आपका सतह से सतह तक प्रक्षेप पात्र है। वहीं त्रिशूल जो है वो आपका सतह के वायु तक प्रक्षेप पात्र है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। दैट मीन्स इसका कूट के अनुसार सही आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका इकलौता आंसर है क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 जो है वो सिर्फ एक ही में दिया हुआ और किसी में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको 1 का भी आंसर याद होगा तो आप इसमें सही कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके पास सूची 1 में देख सकते हैं कि आपके पास कुछ पदार्थ और सूची 2 में आपके पास उसका अम्ल दिया हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो अचार में कौन सा अम्ल होता है? तो जी हाँ, अचार में आपका एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, वहीं आपका खट्टा दूध में कौन सा अम्ल होता है? तो खट्टा दूध में आपका लैक्टिक अम्ल होता है। और आपका सेब में कौन सा अम्ल होता है? तो सेब में आपका मैलिक अम्ल होता है। और आपका शीतल पेय एवं सोडा वाटर में आपका कार्बनिक अम्ल होता है। दैट मीन्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो वो है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपका हर पार्ट से एक ना एक क्वेश्चन मैच जरूर करेगा, तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा क्योंकि 100 में 99% चांस है, 99% क्या 100 में 100% चांस है कि इस तरह का आपका एक ना एक क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में मैच करेगा ही करेगा। इसलिए आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन को जरूर से जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि हर प्रैक्टिस सेट में आपका ये आपको दिया हुआ है, आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है। चलिए अगर हम लोग एक लाइन से यहाँ पे देखते हैं तो आपके पास पहला दिया हुआ है फ्रेयान। फ्रेयान जो है वो आपका हो जाएगा प्रशीतक। ठीक है, वही अगर हम लोग यहाँ पे टेट्रा एथिलीन लेड देखते हैं तो टेट्रा एथिलीन लेड जो है वो आपका हो जाएगा एंटीनॉक। क्या हो जाएगा? एंटीनॉक हो जाएगा, जिसे हम लोग बेसिकली अपस्फोटक रोधी भी बोलते हैं। वहीं आपके पास बेंजीन हेक्साक्लोराइड दिया हुआ है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है वो आपका हो जाएगा कीटनाशी। और आपका नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये हो जाएगा आपका अग्निशामक। ठीक है, दैट मीन्स इसका कूट के अनुसार करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है आपका
लास्ट ऑप्शन नंबर डी देखिए, यहाँ डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी कि लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है। एक तरह से कह सकते हैं कि कौन सा गैस है जो आपका लाफिंग गैस है ना। तो जी हाँ, आपका नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो आपका लाफिंग गैस के नाम से आना था, यानी कि हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होता है। देखिए इसमें अगर हम लोग बेसिकली देखते हैं ना, तो ये आपका इस गैस को सूंघने पर जो है वो हंसी आती है। इसे शल्य क्रिया में निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा, कौन सा गैस है वो है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है आपका कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, बताइए कौन सा है। तो जी हाँ, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव जो है वह है आपका नीलहरित शैवाल। ठीक है, यह ऐसा प्रथम जीव है जिसमें सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण जो है वो प्रारंभ किया था। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी साहचर्य है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये आपका लाइकेन जो है ना, लाइकेन आपका शैवाल और कवक के सहजीवी साहचर्य है। किसके सहजीवी साहचर्य है, तो वह है आपका शैवाल और कवक का। चलिए अगर हम लोग इसमें विशेष जानते हैं ना, तो ये दोनों में इतना निकटतम साहचर्य होता है कि इसमें बना लाइकेन एक ही पौधा जो है वो प्रतीत होता है। देखने में आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो अलग अलग है, ऐसा लगेगा मानो वो एक ही है। तो इसे आप याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, बताइए कौन सी होती है। तो जी हाँ, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो है आपका यकृत ग्रंथि। कौन सी है, यकृत ग्रंथि। वहीं अगर इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वो होता है आपका ऑटू ग्रंथि, जिसे थायराइड ग्लैंड भी कहा जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि हेमोग्लोबिन क्या है, बताइए क्या है। तो जी हाँ, हेमोग्लोबिन जो है ना वो आपका मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ है। चलिए अगर इसमें हम लोग देखते हैं ना, तो बेसिकली हेमोग्लोबिन जो है ना वो आपका प्रोटीन का एक प्रकार होता है जो आपका मानव रक्त में पाया जाता है। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि इसके रासायनिक संयोजन में ग्लोबिन नाम की एक प्रोटीन हीम नामक लाल रंग के पदार्थ के साथ जुड़ी होती है, जिसके कारण इसे हेमोग्लोबिन भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। आपके पास कुछ हार्मोन दिए हुए हैं, उसके कार्य दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो आपका गलत है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना, तो लास्ट ऑप्शन में आ जाइए जो है आपका गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक जो है वो आपका रक्तचाप का नियमन नहीं है, बल्कि गैस्ट्रिक जो है वो आपका एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। क्या होता है, पेप्टाइड हार्मोन होता है जो आपका गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावन को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। आपके पास फसल उसके प्रजाति का नाम दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन बी में देखिएगा तो यहाँ पे दिया हुआ है अलसी। अलसी की प्रजाति सूर्या नहीं है। तो बेसिकली सूर्या प्रजाति में आने वाले कुछ फसल हैं जो है आपके आम, पपीता, आलू, इस तरह के फसल जो है वो आपके सूर्या प्रजाति में आते हैं, जबकि असली जो है वो आपका सूर्या प्रजाति में नहीं आता। दैट मीन्स का बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। कूट वाला क्वेश्चन हो गया, एक इस तरह का क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आपका एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आपके पास संस्था दिया हुआ है, उसका स्थान दिया हुआ है। तो अगर हम लोग लास्ट ऑप्शन में आते हैं, बाकी सब ये सब आपका स्थान और संस्था जो है आपका तीनों सही दिया हुआ है। लास्ट में आपके पास दिया हुआ है केंद्रीय उपोषण उद्यान अनुसंधान संस्था, ये आपका श्रीनगर में नहीं है। तो कहाँ है भाई, तो ये श्रीनगर में नहीं, बल्कि ये संस्था जो है आपका लखनऊ में है। कब बना है, 1972 में इसका उद्घाटन जो है या फिर बोल सकते हो स्थापना जो है बेसिकली इसमें हुआ है। तो इसे आप याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका सामान्य विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित किए तथा नीचे दिए गए कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए आपके पास जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप ध्यान से देखिएगा, इसे मिलाइएगा। तो देखिए अगर हम लोग मलेरिया देखते हैं तो मलेरिया का क्या हो जाएगा, मलेरिया आपका हो जाएगा प्रोटोजोआ। मलेरिया क्या है, प्रोटोजोआ होता है ना। वहीं आपका पोलियो जो है, पोलियो क्या होता है, तो वो आपका एक विषाणु होता है। तो देखिए यहाँ पे आपका पोलियो का होता है विषाणु, माफ कीजिएगा, इधर का सूची 2 का जो ऑप्शन है आपका कुछ मिस्टेक हो गया। तो इसे आप बस याद रखिएगा कि पोलियो जो है वो आपका विषाणु के साथ मिलेगा। वहीं आपका
तपेदिक जो है वो आपका जीवाणु के साथ मैच करेगा। तपेदिक क्या के साथ मैच करेगा? जीवाणु के साथ मैच करेगा। वहीं याद की जगह पे यहाँ पे दाद होगा। दाद जो है वो आपका बेसिकली किससे मैच करेगा? तो वो है आपका कवक से मैच करेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो आप कूट के अनुसार भर लीजिएगा कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा ना, क्योंकि यहाँ पे पोलियो का नहीं दिया। पोलियो का क्या हो जाएगा? पोलियो का आपका हो जाएगा विषाणु, बाकी का सब सही दिया हुआ है। तो कूट के अनुसार जो भी आपका आंसर मैच करेगा उसे आप आसानी से भर लीजिएगा। बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट पेपर 5 से कंप्यूटर के ज्ञान के फर्स्ट क्वेश्चन का, जो है आपका कि भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था। तो बताइए क्या नाम था? तो जी हाँ, भारत में निर्मित सबसे प्रथम सुपर कंप्यूटर था वो आपका परम 8000 था। इसे याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में अगर डिटेल से समझते हैं तो भारत में आपका 1991 में CDAC द्वारा निर्मित आपका प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम जो था वो आपका क्या था? परम 8000 था। याद रखिएगा किसके द्वारा ये निर्मित किया गया था? तो वो थे आपके CDAC के द्वारा। कब किया गया था? 1991 में किया गया था। तीनों क्वेश्चन को आप अच्छे से इसमें याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है। क्या निरूपित करता है? तो जी हाँ, एक कार में लगा हुआ गति मापक जो है ना वो आपका एनालॉग कंप्यूटर का एक प्रकार होता है, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं बताइए? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे लास्ट ऑप्शन को देखते हैं तो इसमें क्या है? स्टोर है, अर्थमेटिक है और लॉजिकल यूनिट, साथ ही साथ कंट्रोल यूनिट है। डैट मीन्स कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत जो है वो आपका स्टोर आता है, अर्थमेटिक आता है, लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट तीनों आते हैं। दैट मीन्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार है। बताइए कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार क्या होते हैं? तो जी हाँ, कंप्यूटर में आपका स्मृति के प्रकार जो है वो आपके 2 होते हैं। पहला आपके पास होता है सेमीकंडक्टर, या इसको बोल सकते हैं प्राथमिक स्मृति भी बोला जाता था। द्वितीय यानी कि दूसरा जो होता है वो आपका सहायक स्मृति, जो कि आपका मैग्नेटिक या फिर ऑप्टिकल हो सकता है। और आपका द्वितीय स्मृति के कुछ उदाहरण जो है वो आपके इस प्रकार से हैं, हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है और फ्लैपी डिस्क है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सेमीकंडक्टर हो गया और साथ ही साथ आपका मैग्नेटिक हो गया, ऑप्टिकल हो गया। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस प्रकाश का संवेदन कर सकता है और उसका प्रयोग वीडियो स्क्रीन पर स्पॉट को इंगित करने के लिए किया जाता है? बताइए क्या होता है? तो जी हाँ, ये बेसिकली आपका होता है लाइट पेन जो है वो आपका एक इनपुट डिवाइस होता है जो प्रकाश के संवेदन कर सकता है, ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग डैश में नहीं किया जाता। बताइए गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग किस में नहीं किया जाता? तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग जो है वो आपका इंकजेट प्रिंटर में नहीं किया जाता है। किस में नहीं किया जाता है? इंकजेट प्रिंटर में नहीं किया जाता है, बाकी सभी में किया जाता है। चलिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं गायरोस्कोप का, तो गायरोस्कोप या फिर इसे घूर्णनदर्शी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? घूर्णनदर्शी कहा जाता है। एक तरह का डिवाइस है जो किसी वस्तु को कोणीय स्थिति यानी कि उसके झुकाव को मापने के काम आता है, तो इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ओपन, प्रिंट एवं सेव सभी बटन पर स्थित होते हैं। किस पर स्थित होते हैं? तो जी हाँ, आपका ओपन हो गया, प्रिंट हो गया और सेव बटन हो गया, सारे ये आपके स्टैंडर्ड टूल बार पर स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार पर स्थित होते हैं। चलिए अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो इसके द्वारा किसी दस्तावेज या फाइल अर्थात बोल सकते हैं इमेज को मॉनिटर पर देखा जा सकता है, साथ ही साथ उसे प्रिंट कर अपेक्षित स्थान पर सेव किया जा सकता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि यदि आप लोगों को नियमित रूप से पत्र भेजते हैं तो आप पत्र तैयार करने के लिए किस प्रकार के प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे? बताइए, सोच समझ के आंसर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, तो बेसिकली हम लोग पत्र तैयार करने के लिए विंडोज़ प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर आपके पास जो दिया हुआ है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर के संरचना यानी बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित होता है। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ जो हम लोग है वो करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए DOS द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसर को क्या कहा जाता है?
तो जी हाँ, बेसिकली प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए डोस यानी कि DOS द्वारा तो प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसर को एडिट कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिट कहते हैं, इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टाइम क्वांटम में क्या परिभाषित किया गया है? तो बेसिकली टाइम क्वांटम को परिभाषित करने के लिए राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का यूज जो है वो किया जाता है। दैट मीन्स ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। इसे परिभाषित किया गया है। किसे परिभाषित किया गया है? तो वह है आपका राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को परिभाषित किया गया है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंपाइलर क्या है? बताइए तो कंपाइलर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत ज़्यादा आप सोच समझ के आंसर दीजिएगा। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ ऑप्शन नंबर डी में आते हैं तो कंपाइलर जो है वो आपका एक स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्शन कोड में अनुवाद है। डिटेल्स में समझते हैं। तो देखिए, कंपाइलर एक या अधिक कंप्यूटर प्रोग्राम का समूह होता है जो किसी उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा यानी हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को किसी दूसरे भाषा में बदल देता है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर क्या है? बताइए तो क्या है ये? तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम जो है वो आपका एक स्वीडन का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। किसका पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था? तो वह है आपका स्वीडन का पहला कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक था। इसमें आपका रिले के जगह पर निर्वात ट्यूब यानी कि वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किया गया था। याद रखिएगा। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कि ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके पास दो कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो अगर हम लोग फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, एक IPv4 पत्ते में 64 बिट्स होते हैं। तो जी नहीं, एक IPv4 पत्ते में 32 बिट्स होते हैं। कितने बिट्स होते हैं? 32 बिट्स होते हैं। वहीं आपका इंटरनेट को डुअल बूट PC से एक्सेस करने के लिए वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर स्थापित कर सकते हैं तथा उसमें अपनी पसंद का प्रचालन तंत्र इंस्टॉल कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि स्थापित कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन डी ना तो ए सही है और ना ही दो सही है, ठीक है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि कंप्यूटर वायरस होता है। बताइए कंप्यूटर वायरस क्या होता है? आप सभी को पता है कि कंप्यूटर वायरस एक्चुअल में होता क्या है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन डी में आते हैं तो कंप्यूटर वायरस जो है वो आपका एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, ठीक है, ये तो पता है, जो क्या करता है कि अपनी डुप्लीकेशन यानी कि अपनी अनुलिपि का प्रयोग कर यूजर की अनुमति के बिना एक कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका डैश से तात्पर्य ब्राउज या आच्छादित रूप से एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर मूव करने की प्रक्रिया है। बताइए कौन सा है? तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो वो है आपका सर्फिंग। सर्फिंग से तात्पर्य ब्राउज या अदृश्य रूप से एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि स्पैम किस विषय से संबंधित है। बताइए स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो जी हाँ, स्पैम जो है वो आपका कंप्यूटर से संबंधित है। किससे संबंधित है? कंप्यूटर से संबंधित है। चलिए अगर इसके बारे में खुल के बात करते हैं तो स्पैम उस प्रकार के अवांछित मेल को कहते हैं जो काफ़ी संख्या में भेजा जाता है, बिना मांगे या बुलाए जा सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है फिर भी वो आपके पास आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि प्रायः विज्ञापन भरे होते हैं। याद रखिएगा, जब से ईमेल का विकास हुआ है स्पैम एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो बन करके सामने निकला है। वहीं आगे का क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम डैश और टास्क बार दोनों में डिस्प्ले होता है। बताइए कौन सा नाम है जो दोनों में डिस्प्ले होता है? तो जी हाँ, वो नाम है आपका टाइटल बार। इसमें क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम जो है वो आपका टाइटल बार और टास्क बार दोनों में डिस्प्ले होता है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रयोक्ता किस मेनू को सिलेक्ट करते हैं? बताइए किस मेनू का सिलेक्ट करते हैं? तो बेसिकली MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रयोक्ता जो है वो आपका फाइल मेनू को सिलेक्ट करते हैं। किस मेनू को सिलेक्ट करते हैं? फाइल मेनू को सिलेक्ट करते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि एक एक्सेल में एक फंक्शन कैटेगरी नहीं होता है। बताइए एक एक्सेल में एक फंक्शन कैटेगरी इसमें से क्या नहीं होता है? तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना तो आपका तार्किक यानी कि लॉजिकल डेटा सीरीज और टेक्स्ट MS एक्सेल में
फंक्शन कैटेगरीज है, जबकि आपका फाइनेंशियल कोई भी फंक्शन कैटेगरी नहीं होता है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल हो जाएगा ना। देख सकते हैं आप, फाइनेंशियल एक बहुत ही अलग वर्ड दिया हुआ है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि SQL का पूरा नाम क्या है। तो जी हाँ, SQL का पूरा नाम जो है वो है आपका स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। क्या है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। दैट मीन्स ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह आपका रिलेशन अलजेब्रा पर आधारित भाषा है जो आपका आंकड़ों का प्रबंधन जो है वो करता है। तो बेसिकली इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस सेट पेपर 5 के अंदर कंप्यूटर के ज्ञान के टोटल 20 क्वेश्चन को स्टडी कर चुके हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो आपका प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, वहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू मैच कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट के साथ आप क्वेश्चन को स्टडी कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। PDF जो है वो आपको अभी तो प्रोवाइड नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा। मैं पिछली वीडियो में कमेंट की थी कि प्रोवाइड होगा, बट नहीं हो पाएगा। ये आपका 5 से 10 के बीच में प्रोवाइड होगा, जो आपका कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं उनके लिए। आप सारे लोग इसमें जुड़िए और क्लास को कंटिन्यू कीजिए। मैं पूरा का पूरा कोशिश कर रही हूँ कि आपका जितना भी रिलेवेंट कंटेंट है सारे कंटेंट को मैं प्रोवाइड करूँ। तो चलिए साथ में मिलकर तैयारी करते हैं, इस एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।